लास्ट में 1 महीना बचता है, उसका क्या रणनीति होना चाहिए? देखिए, लास्ट की रणनीति के लिए अभी हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पे यानी टॉपर्स बोर्ड जी। उस पे काफ़ी कुछ किया हुआ है। पिछले साल भी किया है, उसके पिछले साल भी किया है। यानी कि वो बच्चे जो अगर जिनका एजुकेशन काफ़ी ढुलमुल रवैये वाला रहा पूरे साल, वीक रहा। हाँ, वीक रहा, उनके लिए मैंने लास्ट का जो 1 मंथ होता है, तो वो लेक्चर में लाने का कोशिश करता हूँ, जिससे बच्चे का अंतिम के भी 1 महीने में एक बेस्ट स्कोर हो सकता है। जैसे कि सर हम एक सुने कि शायद आप आसनसोल भी पढ़ाने गए थे। हाँ, पंकज जी, आपने सही सुना है। मैं आसनसोल भी गया था। वहाँ पे मेरे अलावा मैथ्स के 2 टीचर थे। सन्नी सर जो पटना के थे, और एक थे चंदन सर जो रियल में बेतिया के थे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ कक्षा 12वीं के मैथ के अनुभवी शिक्षक ग्लोबल मैथमेटिक्स के नाम से जानने जाते हैं, हमारे साथ अभिषेक सर जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद पंकज जी, अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं लगभग 23 सालों से विद्यार्थियों को मैथ पढ़ा रहा हूँ, और मैथ में मेरा प्रयास यही रहा है कि जो बच्चे बहुत ही कमज़ोर होते हैं उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करके हमेशा मैं मैथ को सिखाने की उन्हें कोशिश करता हूँ, जिससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा भी मिला है। जी सर, आपने गणित शिक्षक बनने का निर्णय क्यों किया? बचपन से ही मेरा मैथ में इंटरेस्ट काफ़ी रहा है। मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत पसंद था। बाद में मुझे ये लगा कि अगर मैं इसे बच्चों को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ तो ये बच्चों के लिए काफ़ी सरल हो सकता है। क्योंकि मैंने ये देखा कि बच्चे जो है ना, वो मैथ्स में काफ़ी डर महसूस करते हैं। उन्हें मैथ के लिए उनके अंदर काफ़ी डर रहता है। जिससे मैंने यही कोशिश किया कि उनके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए, जिससे उनके मैथ्स की ये डर जो है वो दूर हो सके। जी, जब 10th क्लास से स्टूडेंट पास आउट होकर वो सोचते हैं कि मैं आर्ट्स लूँ या साइंस लूँ या कॉमर्स लूँ, साइंस में भी वो चाहता है कि मैं थोड़ा वीक हूँ। जो अच्छा पढ़ने वाला है वो चाहता है मैथ ले लूँ, और जो थोड़ा वीक कमज़ोर टाइप का होता है वो चाहता है कि मैं बायोलॉजी ले लूँ, या वो आर्ट्स लेकर पढ़ता है। तो इस बच्चे को क्या राय देना चाहते हैं आप? मेरा मानना है कि जैसे बहुत सारे बच्चे जो 10th में बहुत अपने मेंटल कंडीशन को काफ़ी डेवलप नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर ये समस्याएं होती है कि बच्चे जैसे ही वो एग्ज़ाम पास करते हैं उनके सामने 3 स्ट्रीम का विकल्प होता है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। जिसमें बच्चे अगर मान लीजिए कि मैथ के डर से वो आर्ट्स लेना चाहते हैं, या मैथ्स में या साइंस में मैथ को छोड़ के बायोलॉजी लेना चाहते हैं, तो अगर डर से ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि डर कोई ऑप्शन नहीं है। आपको इसे दूर करना चाहिए, क्योंकि आज अगर आप डर रहे हैं तो कल को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये चीज़ आपको बहुत नुकसानदेह साबित होने वाला है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको कोई बीमारी हो जाए, तो आप बीमारी के ठीक होने का सॉल्यूशन ढूँढेंगे, ना कि आप उससे भागते फिरेंगे। तो भागना मुझे नहीं लगता कि कोई ऑप्शन है। मेरे अनुसार आपको अपने डर को दूर करना चाहिए। हाँ, अगर आपने कोई कैरियर सोच रखा है, जैसे बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि मुझे नीट के लिए जाना है, तब कोई दिक्कत नहीं, आप नीट के लिए जाओ, ठीक है। लेकिन जैसे आपने पंकज जी कहा कि अगर
मैथ से डर लग रहा है तो साइंस बच्चे बायोलॉजी ले लेते हैं। तो मैं उन बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप फिजिक्स को देखो तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल भरा हुआ है, उसके थ्योरम्स को देखो तो उसमें काफ़ी कैलकुलेशन है। अगर आप केमिस्ट्री को भी देखो तो बच्चे वहाँ भी मैथ्स की आवश्यकता पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जिस मैथ से आप भाग रहे थे वो मैथ तो आपका कहीं भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे, भागना किसी भी हाल में सॉल्यूशन तो नहीं है। नहीं। तो मुझे यही लगता है कि भागना सही नहीं रहेगा बच्चों के लिए। जी सर, काफ़ी स्टूडेंट 12th के हैं, वो बोलते हैं कि किसी बच्चे मतलब बहुत वीक है, वो कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए गणित इतना हार्ड क्यों लगने लगता है? हाँ तो ये ऐसा है क्या कि जैसे क्या है ना कि 10th तक उनके जो कंसेप्ट होते हैं वो उतने डेवलप्ड नहीं हो पाते हैं। और क्लास 12th का जो क्लास 11th के बाद 11th और 12th का जो कंसेप्ट होता है वो थोड़ा डीपली हो जाता है। यहाँ पे काफ़ी डीप जाके पढ़ना होता है। तो ये चीज़ बच्चों को एक समस्या आती है, लेकिन ये समस्या का भी सॉल्यूशन है। अगर आप चाहें तो मेरे प्यारे बच्चे, सही टेक्निक के साथ आप इसे दूर कर सकते हो। आप चाहो तो इसमें अगर आपको टीचर मदद करते हैं मैथ्स में, तो आप काफ़ी जो पहले आपके अंदर समस्याएं थी, जो आप जिसको नहीं समझ रहे थे, आप उसको अपने अंदर डेवलप करके सीखने का एक अच्छा प्रयास करके उसे दूर कर लें, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, नियमित अभ्यास करें, क्योंकि मैथ्स के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है रेगुलर प्रैक्टिस। फार्मूलाज का अच्छा ज्ञान, अगर ये नॉलेज, फार्मूलाज का नॉलेज आप लेते जा रहे हैं, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैथ्स किसी का वीक रह जाएगा। ठीक है, इससे कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बिल्ड करता है। ठीक है, इसमें टीचर को भी बच्चों को काफ़ी सहयोग देना चाहिए, जी सर। इससे बच्चे डरे नहीं और आगे अपना फ्यूचर ब्राइट कर पाएँ। मुझे लगता है सर कि काफ़ी स्टूडेंट कमज़ोर जो वीक हैं, वो क्या मैथ में 90 प्लस स्कोर कर सकता है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल पंकज जी, 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कुछ ऐसे बच्चों के उदाहरण हैं कि जो काफ़ी ही कमज़ोर थे, जैसा उनका सोच था ये, लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं था कि बच्चे कमज़ोर जो अपने आप को मानते हैं ना, वो होते नहीं हैं, बस सोच लेते हैं। अगर विषय को सही तरीके से पढ़ा जाए तो मुझे लगता है कि मैथ्स काफ़ी आसान है। तो बच्चे है क्या कि मुझे एक वाक़या याद है कि एक लड़की खुशी 23 और 25 वाले सेशन में मेरे यहाँ पढ़ी थी, 23 से 25 के सेशन में। तो वो एक लड़की के साथ इंक्वायरी के लिए आई थी, रितु पांडे, जिनको मैथ पढ़ना था। तो रितु पांडे को पढ़ना, तो मैंने खुशी से पूछा कि साथ में थी दोनों दोस्त, तो मैंने पूछा आपको नहीं पढ़ना? तो उसका कहना था कि सर मैथ मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरा जो स्कोर है अंडर 40 है सर, बिलो 40 है, तो मेरे से नहीं हो पाएगा ये। तो मैंने कहा कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, जो हुआ सो हुआ, अगर आप चाहें तो देख लीजिए, डेमो करके आप देख लो। तो मुझे याद है कि पहला दिन उनका डेमो रहा, काफ़ी अच्छा रहा, उनको काफ़ी चीज़ें समझ में आई। सेकेंड डे वो डेमो करने के बाद एडमिशन ले ली। मैंने कहा कि पहले आप डेमो 6-7 दिन देख लीजिए, मुझे जल्दी नहीं है आपके एडमिशन की, जब तक आपको समझ नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनका कहना था कि नहीं सर, मैं जो है ना अच्छे तरीके से समझ रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रहा है इसमें, मैं मैथ पढ़ूँगी। उसके बाद हम लोग क्लास 11th में लगभग मैथ्स के मैंने 8 टेस्ट लिया, और 8 टेस्ट के बाद हम लोग ना एक यूनिक 30 का बैच रखते थे क्लास 12th में, जिसमें मात्र 30 बच्चों का ही सिलेक्शन करते थे। उसमें लगभग 250 बच्चे क्लास 11th में टेस्ट में पार्टिसिपेट किए थे, और 250 बच्चों में टॉप 30 में वो लड़की खुशी आ गई, यूनिक 30 के लिए क्लास 12th में। और क्लास 12th में जब फाइनल स्कोर हुआ क्लास 12th के बोर्ड का, तो उसमें उसका मैथ्स में 92 था। तो कहाँ सोचे कि कितना कमज़ोर बच्चा, कहाँ जो मैथ से भाग रहे थे, लेकिन एक किसी स्टूडेंट के माध्यम से मुलाकात हुई और उसके बाद सोचे 90 प्लस लाकर चले गए। ऐसा नहीं कि ये सिंगल बच्चा थे, उसके बाद भी कई स्टूडेंट ऐसे मिले। जैसे एक लड़की थी सलोनी, जिसके खुद के 10th के टीचर कह रहे थे कि मैथ्स में इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैथ्स में इसकी समझ बहुत अच्छी नहीं है।
और वो लड़की भी जब क्लास 12 बोर्ड मेरे यहाँ से पास आउट हुई तो मैथ्स में उसके 95 थे। अब एक जैसे इसी साल एक लड़की थी सोनाली, जिसके 10th के ही टीचर कह रहे थे कि मैथ्स में उसको जोड़ घटाव यानी कि प्लस माइनस में दिक्कत हो रहा था, और उस लड़की का भी 92 आया हुआ है। अब वो लड़की कह रही थी आफ्टर रिजल्ट कि सर मेरा कहीं ना कहीं स्कोर काटा गया है। अब सोचिए कि जो बच्चा मैथ से इतना डरा हुआ था, अपने 90 प्लस नंबर आने के बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कोई बच्चा जो अपने आप को कमज़ोर मान के बैठा हुआ है, उनको अपने आप को कमज़ोर नहीं मानना चाहिए। आप ग्लोबल मैथमेटिक्स में आए, उसके बाद आप खुद डिसाइड करिएगा कि मैथ्स में आप कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। गणित में सफलता के सबसे बड़ा मंत्र क्या है? मुझे लगता है कि मैथ में आपको रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और रेगुलर प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा बना रहता है। टाइम टू टाइम आपको फार्मूले को भी देखते रहना चाहिए, क्योंकि फार्मूले की समझ से ही मैथ्स बनता है। और रेगुलर रिवीजन भी करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो एक बार पढ़ के कोई चीज़ थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, लेकिन अगर आप उसी चीज़ का रिवीजन कर लेते हैं तो वो चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आता है। तो रिवीजन ज़रूरी होता है। जी सर, जिसमें बच्चे का बहुत थॉट रहता है, पूछता है बच्चे लोग कि बोर्ड परीक्षा का तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए? बोर्ड परीक्षा की तैयारी जो है ना, आपको सेशन के फर्स्ट डे से ही शुरू कर देनी चाहिए। इससे क्या होता है ना कि अनावश्यक जो प्रेशर बच्चों पे पड़ता है वो नहीं पड़ता है लास्ट में, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, शुरुआत में मस्ती के मूड में रहते हैं और लास्ट टाइम में वो काफ़ी प्रेशर महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप शुरुआत में तैयारी शुरू कर देते हैं पहले ही दिन से, तो ये प्रेशर लास्ट टाइम में नहीं बनता है, और जब प्रेशर नहीं बनेगा तो तैयारी काफ़ी अच्छी रहेगी आपकी। जी सर, इसमें काफ़ी बच्चे पूछते ये भी हैं, क्या मुझे दूसरे बुक से पढ़नी चाहिए या एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण है? एनसीईआरटी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला एनसीईआरटी ही देखना चाहिए आपको, क्योंकि एनसीईआरटी के बेस्ड पे ही आपका बोर्ड एग्ज़ाम टिका रहता है। तो अगर आप में है क्या कि और भी अगर आप कोई बुक ले सकते हैं तो आप दूसरा बुक भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लीजिए। लेकिन क्या है ना कि एनसीईआरटी को आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, टॉप प्रायोरिटी पे आपका एनसीईआरटी रहेगा। अगर आप मान लीजिए समय बचता है तो फिर सेकंड ऑप्शन का बुक आप चूज कर सकते हैं। जी सर, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोचता है कि समय कितना महत्वपूर्ण है, उसके लिए समय प्रबंधन कैसे करना चाहिए? टाइम मैनेजमेंट किसी भी बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि पढ़ना क्या है। जैसे मैंने बहुत बार क्या देखा है कि बच्चे को लगता है कि मैं 2 घंटा पढ़ूंगा, अब 2 घंटा पढ़ना क्या ये उनको पता नहीं रहता है, तो इससे 2 घंटा सिर्फ उनका बर्बाद जाता है। तो 2 घंटा में आपको क्या पढ़ना है इसकी सही समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे अनुसार जो है ना, मैथ्स को कम से कम एवरीडे लगभग 2 से 3 घंटे आप बना सकते हो मिनिमम, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि आप जो पढ़ रहे हो वो उसकी प्रैक्टिस होगी, जो पढ़ चुके हो उसका रिवीजन भी करना चाहिए आपको टाइम टू टाइम। तो रिवीजन को भी रखना चाहिए एवरीडे के रूटीन में। फार्मूलाज को एक नज़र तो कम से कम रोज़ देखना चाहिए, जिससे क्या होता है ना कि फार्मूला सिर्फ याद रहना ज़रूरी नहीं है, ये फार्मूला अप्लाई कहाँ होगा इसकी समझ के लिए उसको बार बार देखना बहुत ज़रूरी है। गणित से डरने वाले विद्यार्थियों को क्या बोलना चाहते हैं? मैथ से तो सबसे पहले डर अगर भगाना है तो मैथ से आपको दोस्ती करनी होगी, क्योंकि दोस्ती करके ही आप उसको अपने नज़दीक लेके आ सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि क्या आप एक दिन में एक मैथ नहीं सीख सकते? लक्ष्य को मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले छोटे लक्ष्यों से ही शुरुआत करिए। क्या मैं एक दिन में एक मैथ नहीं कर सकता? अगर एक मैथ को ही सीख लेते हैं, फिर अगले दिन ये कोशिश करिए कि मैं अगले दिन 2 मैथ सीखूं। अगर आप अगले दिन भी 2 सीख लेते हैं अच्छे तरीके से, फिर अगले दिन कोशिश करिए कि मैं 3 सीखूं। तो मेरा अपना मानना है कि ये 3 दिन में जो आपने पहले दिन 1, दूसरे दिन 2 और तीसरे दिन जो 3 किया, यानी कि आपने लगभग 6 क्वेश्चंस कर लिए। तो चौथा दिन मेरा मानना है कि पक्का उस दिन आप 5 क्वेश्चन पक्का कर सकते हैं। धीरे धीरे क्या होगा ना, इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा
और एक ऐसा समय बहुत जल्द आ जाएगा जिसमें आप एक दिन में 10 से 15 मैथ कर सकते हैं। तो मैथ क्या है, नियमित अभ्यास का चीज़ है। तो नियमित अभ्यास छोटे छोटे क्वेश्चनों से शुरू करिए, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, और धीरे धीरे आप इसकी संख्या बढ़ाइए। तो इससे क्या होता है ना कि मैथ का कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा बनेगा, जो आपके सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकता है। जी सर। सर कैलकुलेटर, क्या कैलकुलेटर का उपयोग करना चाहिए? इसको रोकिए, सॉरी। बोर्ड में कैलकुलेटर का परमिशन नहीं है, तो इसीलिए कैलकुलेटर का यूज बच्चों के लिए सही नहीं है। आप मेंटल कैलकुलेशन करिए। अगर मान लीजिए मेंटल कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं तो लिख कर कर सकते हैं आप। जी सर। सर ग्लोबल मैथमेटिक्स एक नाम ने इस बख्तियारपुर में बहुत अच्छे मुकाम पे जाने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ से टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बच्चे सेलेक्ट होते हैं। जैसे कि आपका बोर्ड जब देखते हैं, आपका बैनर जब देखते हैं, तो 30-30 बच्चे जो 90 प्लस का स्कोर है, और जिसमें है कि एक बच्चे 100 स्कोर कर रहे हैं, एक बच्चे 100 स्कोर कर रहे हैं, और 5-6 बच्चे लगातार 99, और उसके बाद फिर 98, 97, 96, यानी बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ से हो रहा है। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है ग्लोबल मैथमेटिक्स एक बहुत चर्चा के विषय है। ग्लोबल मैथमेटिक्स का क्या है कि जैसे जैसे अभी आपने पंकज जी कहा कि एक बच्चे का 100 नंबर भी है, ये बिल्कुल सत्य है कि एक लड़की है थी इस बार, चांदनी, जिनका घर बख्तियारपुर के नज़दीक एक गांव है हटिया, जहां से बिलोंग करती थी वो। उस गांव में पंकज जी एक मान्यता थी कि भाई कोई बच्चा अगर मैथ्स ले लिया ना, तो वहाँ के जो भी सीनियर रहते थे वो हमेशा मना करते थे बच्चों को। मैथ के प्रति उन लोग का डर इस लेवल का बना हुआ था कि अगर आपने मैथ लिया तो हर कोई की रोक टोक लगी रहती थी कि मैथ मत लो, मैथ आपसे नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं उस गांव के लिए चांदनी ने, जो कि 100 स्कोर किया इस बार, बहुत बड़ा एक मैसेज दिया है कि कोई विषय हार्ड नहीं हो सकता है। विषय के प्रति अगर जिज्ञासा रही तो आप बहुत अच्छा उसमें कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज गया है उस गांव को। नहीं तो उस गांव से मुझे हमेशा ये सुनने को मिलता था कि कोई ना कोई जो सीनियर होते थे उनके अंदर का डर इस लेवल का रहता था कि मुझे तो लगता था कि भाई इतना आखिर मैथ से डर क्यों बना बैठा है, ये तो मुझे नहीं पता। कभी तक उस मैं गांव में मतलब मैथ नाम के सब्जेक्ट ही नहीं थे। हाँ, मैथ का सब्जेक्ट से इतना डर बना था। आप सोचो कि अगर कोई स्टूडेंट लेना भी चाह रहा है तो उसे उस वहाँ के जो सीनियर थे वो हमेशा मना करते थे कि नहीं नहीं मत लिया करो, जो नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं उस गांव के लिए एक बड़ा मैसेज है ये, ठीक है। और ये मैसेज ये है कि आप कोई भी विषय से डर नहीं सकते, आप उस विषय में अच्छा कर सकते हैं, डर ऑप्शन नहीं है। तो ये चांदनी ने किया। और जहाँ तक कि 30 बच्चों के 90 प्लस आने की बात है, तो बच्चे पंकज जी काफ़ी मेहनत होता है मेरे संस्थान में। मैं ये कहूँगा कि ग्लोबल मैथमेटिक्स संस्थान नहीं बल्कि गणित के विषय को सरल तरीके से पढ़ाकर बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का एक जरिया है, ठीक है। जिसमें बच्चों को रटाते नहीं हैं बल्कि उसके मैथ्स के की समझ उनके अंदर बिल्ड करते हैं, जिससे होता क्या है कि उनके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस बनता है और बच्चे मैक्सिमम से मैक्सिमम मैथ में स्कोर करते हैं। क्योंकि यहाँ मैंने जब मैथ में मैं इधर देख रहा था कि भाई बच्चों के अंदर इतना डर है, जो आपने पहले भी सवाल किया जी। कि मैथ छोड़ के बायोलॉजी, तो मुझे हंसी आती थी कि आखिर ये मानसिकता कहाँ से आती है बच्चों के अंदर कि आप एक विषय को छोड़ के, और वो भी इसलिए क्योंकि वो आपको हार्ड लग रहा है। तो बच्चों को ये समझना चाहिए कि विषय हार्ड नहीं होता, सीखने की ललक होनी चाहिए। अगर आप सीखने को तैयार हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ संभव है। जी सर। जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं सर जो मैट्रिक से जब वो पास आउट होकर इंटर में इन करना चाहते हैं, उस टाइम वो सोचते हैं कि कैसा टीचर, मतलब हम ऑफलाइन क्लास करें या ऑनलाइन। तो इसको थोड़ा सा उसके अंदर डर बैठा रहता है कि शायद मैं घर पे बैठकर टाइम थोड़ा बचाने के लिए
वो ऑनलाइन क्लास ले लेता है। बट किसी बच्चे से हम भी किया हूँ सर, ऑनलाइन शायद ऐसा है कि अगर आपको ऑफलाइन क्लास भी हो रही है तो साथ में कर लोगे, बट ऑनलाइन जब करता है तो उस टाइम अगर घर में कोई काम भी हो गया तो वो थोड़ा सा लगता है कि काम भी कर लेना चाहिए और क्लास तो बाद में रिकॉर्डेड भी कर लेंगे, उसी वजह से छूट भी जाता है। हमको लगता है कि शायद आप भी ऑनलाइन क्लास भी करा रहे हैं। टॉपर्स बोर्ड नाम के आपके हाँ हाँ, ऑनलाइन संस्था बिल्कुल, भी है। टॉपर स्पोर्ट चैनल है हम लोग का। तो मुझे लग रहा है कि आप जब ऑफलाइन क्लासेस कराते हैं ऑनलाइन में क्या फ़र्क है? पंकज जी, ऑफलाइन में जो बच्चे होते हैं ना, वो टीचर से काफ़ी इंटरेक्ट होते हैं। हुँ, इंटरेक्ट का मतलब क्या है ना, कि जैसे अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही तो टीचर से आप डायरेक्ट बात कर सकते हो। टीचर भी बच्चों के हाव भाव को समझ जाते हैं हुँ, कि ये बच्चा समझ नहीं पा रहा है। या जब बच्चे की मैं हम लोग कॉपी तक जाते हैं, बच्चों की मैं जब कॉपी चेक करता हूँ, तो उससे ये भी मालूम चलता है कि बच्चे के अंदर किस लेवल का नॉलेज है। अगर उसके नॉलेज को बिल्ड करना है तो उस पे अलग से भी हम लोग मतलब काम करता हूँ मैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं ऑफ़लाइन में टीचर और बच्चों का जो इंटरेक्शन होता है, उससे बच्चों को कहीं न कहीं ज़्यादा फ़ायदा है। हुँ, लेकिन अगर आप ऑनलाइन की बात करिए, तो ऑनलाइन में क्या होता है कि जैसे आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या वो इंटरेक्शन नहीं आ पाता। आप हुँ, किस तरह से लिख रहे हो, सही भी लिख रहे हो कि गलत लिख रहे हो, आपके अंदर कितनी समझ हो रही है या नहीं हो रही है, ये टीचर को पता नहीं। वो सिर्फ़ आपको एक बेहतर एजुकेशन तो दे देंगे, लेकिन आपने गेन कितना किया, इससे उनका कोई लेना-देना नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ऑफ़लाइन ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है बच्चों के लिए, लेकिन कभी-कभी ये भी होता है पंकज जी, जैसे अभी आपने कहा कि कोई-कोई काम आ जाता है, तो ये चीज़ तो ऑफ़लाइन में भी हो सकता है हुँ, कि आपको कोई काम आ जाए और आप क्लास थोड़ा-सा आपका बंक हो जाए किसी कारणों से। हुँ, लेकिन अगर वही क्लास आपको ऑनलाइन में मिल जाए जो छूटा है, हुँ, तो उससे क्या होता है, उसकी भरपाई भी हो जाती है। तो इस बात को भी इनकार नहीं कर सकते कि ऑनलाइन की भी थोड़ी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, लेकिन ऑफ़लाइन बेस्ट ऑप्शन है ऑनलाइन की अपेक्षा। ये कह रहा था पंकज जी कि जैसे इस बार क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे आप जून-जुलाई के महीने में आए, जो कि कहीं न कहीं ऑनलाइन पढ़ रहे थे। हुँ, उन लोग का क्या था कि ऑनलाइन में कुछ भी समझ नहीं रहा, बैकलॉग भी काफ़ी लग गया, जिससे कहीं न कहीं उनके अंदर जो है ना, कॉन्फिडेंस की काफ़ी कमी आ गई। और सोचिए कि 6 महीने गुज़रने के बाद बच्चे ऑफ़लाइन के लिए आ गए, ठीक है? तो मेरा मानना है कि देखिए ऑनलाइन यहाँ पे तो उनके लिए अच्छा नहीं साबित हुआ। तो ऑनलाइन जो है ना, मतलब अगर मान लीजिए कभी आपका क्लास छूट जाता है या कोई कंसेप्ट अगर आप ऑफलाइन में नहीं समझ पाए, तो अगर ऑनलाइन में वही चीज़ आपको मिल जाए, तो फिर दोबारा आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बस इतना ही रहता है इसमें। जी सर। जैसे कि अभी प्रेज़ेंट में जो बच्चे को देख रहे हैं आप कि इतने हरकत ख़राब है सभी का कि बता नहीं सकते। उस टाइम जब आप भी कॉलेज में थे, तो क्या आप अभी जो बच्चे कर रहे हैं वैसे करते तो क्या आप शिक्षक बन पाते? पंकज जी, बच्चों का क्या कहूँ, लेकिन क्या है ना कि हम लोग जो थे ना, हम लोग का एक ग्रुप बना हुआ था कॉलेज में भी। हुँ, तो कॉलेज के ग्रुप ऐसे बन गए थे हम लोग के कि आफ्टर क्लास कुछ दोस्तों के साथ मैं स्टडी भी किया करता था, जिसमें मेरा समय इतना बिजी हो गया था कि इन सब चीज़ों के लिए फिर समय नहीं बच पाता था। तो सारा समय मेरा पढ़ने में ही निकल जाया करता था। जैसे कि अगर आप 12th में हो, तो कहीं न कहीं इसमें आपको मैथ के लिए क्लास जॉइन करना पड़ता है, फिज़िक्स के लिए अलग करना पड़ता है, केमिस्ट्री के लिए अलग करना पड़ता है, इंग्लिश, हिंदी के लिए फिर करना पड़ता है। तो लगभग 4 सब्जेक्ट की अलग-अलग पढ़ाई होती है, जिसमें काफ़ी दिन का काफ़ी समय जाता है। उसके बाद मेरे एक दोस्त के साथ एवरीडे स्टडी का भी रहता था रूटीन, तो जिसमें समय बचना संभव नहीं था मेरे लिए और इसके लिए समय नहीं बच पाता था। जी सर। जब आप स्टडी ख़त्म किए, तो इस प्रोफ़ेशन में आने के लिए आप क्यों चुने इस प्रोफ़ेशन को? पंकज जी, क्या था कि जब मैं स्टडी कर रहा था, तो मैं हुँ, बाहर रह रहा था, पटना रह रहा था। हुँ, तो मैं टाइम टू टाइम पे जब घर आ रहा था, तो मैं जब अपने भाई लोग का एजुकेशन देख रहा था, जो बहुत ही पुअर स्टैंडर्ड था, तो कई बार मैंने उनके टीचरों से भी बात करी कि सर,
मतलब इतना पूरा स्टैंडर्ड क्यों एजुकेशन है, क्योंकि मेरे घर का पंकज जी माहौल बहुत अच्छा था पढ़ाई का। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड की कमी उधर से भी हो सकती है। लेकिन गिरता हुआ यह स्टैंडर्ड मुझे, मतलब मेरे भाइयों के लिए हमेशा चिंता का विषय मेरे लिए बना रहा। जब मैं स्टडी करके घर आया तो मैं आगे के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहा था। तो एक मेरे प्रिंसिपल सर थे जिनसे मैंने खुद पढ़ाई की है, गणेश प्रसाद सिंह। जी। उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि क्या तुम पढ़ाओगे मेरे स्कूल में, अब बैठे हो तो कुछ समय दे दो। तो मुझे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पढ़ाई का जो मेरे भाई लोग का गिरता हुआ स्वरूप था, उसके कारण मेरा भाई भी उसी स्कूल में पढ़ रहा था। तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ा इसमें कि भाई अगर मैं जाऊंगा तो भाई लोग का स्टैंडर्ड थोड़ा सा सुधरेगा। तो इस कारण मैंने हामी भर दी। और जब मैं वहाँ गया तो मुझे ये लगा कि जब वहाँ का मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पीछे बहुत काम करना है। तो उस समय मेरे को ये रहा कि भाई बच्चों को मेरी ज़रूरत है आज। अगर आज यहाँ से मैं मूव ऑन कर जाऊँगा तो ये बच्चे जो है ना, वो अपनी लाइफ की उस एम तक नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ तक इनको पहुँचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन सब कारणों से मैं यहाँ पे रुक गया। जी सर। जैसे कि आप बात किए सर कि किसी टीचर ने आपको ऑफर किए थे कि आप बैठे रहते हैं, आप स्टडी ख़त्म करके आप बैठे रहते थे घर पे, तो वो आपको जैसे ऑफर किए, अभी फ़िलहाल बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं उनको भी ऑफर मिल रहा है अभी, तो क्या उसको भी टीचिंग लाइन में जाना चाहिए? देखिए, टीचिंग लाइन एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन क्या है ना कि जैसे मेरा एक माइंडसेट है। जैसे मेरे पापा को हमेशा ये रहता था कि गवर्नमेंट सेक्टर के लिए मैं जाऊं, क्योंकि मैं बचपन से स्टडी में सही था। और मेरे पापा को मेरे से बहुत उम्मीद भी थी कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जाऊं, क्योंकि समाज में एक अवधारणा है कि सफलता का सही चीज़ गवर्नमेंट सेक्टर ही है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब में नहीं तो आप असफल माने जाएंगे। तो जो मापदंड है, तो जिसके कारण, लेकिन क्या है कि जैसे ही मैंने आपको बताया कि मैं इस फील्ड में आया तो मुझे लगा कि मेरी ज़रूरत इन बच्चों को, तो जिस कारण से मैं ना चाहते हुए भी यहीं रुक गया। जी सर। जैसे कि आप बताया कि मुझे भी मतलब मेरा फैमिली भी चाहता था कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब करूं, क्या? हाँ। तो आपने गवर्नमेंट जॉब नहीं चुनकर अच्छा ऑप्शन चुना टीचिंग लाइन, क्योंकि एक टीचर जब बनता है तो वो सोचता है कि हम नहीं जो कर पाए, मतलब आप कर लेते ही है, बट आप सोचे कि फ्यूचर में जो अभी स्टूडेंट है उसका क्या होगा, क्या? क्योंकि यहाँ पे संस्था जो देख रहे हैं अभी, वो मुझे नहीं लग रहा है कि आप जितना बेस्ट दे रहे हैं उतना कोई बेस्ट दे रहा है अभी, क्योंकि आपका बार बार टॉपर वेरिफिकेशन में भी जा रहे हैं बच्चे। इसको देखकर मुझे लग रहा है कि आपने बेस्ट किया, क्योंकि आपने सही किया यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी बच्चे का अवधारणा आप बने, क्या? तो उस बच्चे को एक माइंडसेट आप इस तरह दे रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब उसको मिल सकता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जैसे क्या है ना कि मैंने आपको बताया कि माइंडसेट बना हुआ है समाज का गवर्नमेंट जॉब। और मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मेरे अंदर जो मेरी फीलिंग है मैं शेयर करना चाहूँगा कि अगर मैंने किसी बच्चे पे अपनी हाथ रख दी तो मेरा ये मानना था ये बच्चा जीवन में तरक्की करेगा ही करेगा। हम्म। मुझे लगता था, चाहे वो, मैं ये नहीं सोचता था कि बच्चा पढ़ने में तेज है या कमज़ोर है, उससे मेरा कभी कोई मेरा लेना देना नहीं था। जो बच्चा अच्छा है, जिसका स्टैंडर्ड पढ़ाई का काफ़ी उच्च क्वालिटी का है, तो उस बच्चे ज़्यादा, मैंने ना उन बच्चों पे ज़्यादा फोकस किया कि जो बच्चे कहीं कमज़ोर थे, जो सोसाइटी में पीछे छूट रहे थे। मैंने उन बच्चों को भी वहाँ से निकालने का कोशिश किया और उन बच्चों का भी साथ नहीं छोड़ा जो अच्छे क्वालिटी वाले थे। लेकिन इस पे, इन लोगों पे मैंने ज़्यादा वर्क किया, वो इसलिए ताकि ये लोग भी समाज में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकें और अपने माता पिता और अपने देश और अपनी सोसाइटी का नाम रोशन कर सकें। बच्चे जब शुरू से अच्छे तैयारी नहीं कर रहे हैं तो क्या उसको लगता है कि सर मुझे एक ऐसा गाइडलाइंस दे, एक ऐसा ऐसा मतलब कुछ बताएं यूनिक, कि मुझे लास्ट में जब एग्ज़ाम का लास्ट में 1 महीना बचता है उसका क्या रणनीति होना चाहिए?
देखिए, लास्ट की रणनीति के लिए अभी हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पे यानी टॉपर्स बोर्ड जी। उस पे काफ़ी कुछ किया हुआ है। पिछले साल भी किया है, उसके पिछले साल भी किया है। यानी कि वो बच्चे जो अगर जिनका एजुकेशन काफ़ी ढुलमुल रवैये वाला रहा पूरे साल, वीक रहा। हाँ, वीक रहा, उनके लिए मैंने लास्ट लास्ट का जो 1 मंथ होता है, तो वो लेक्चर मैं लाने का कोशिश करता हूँ जिससे बच्चे का अंतिम के भी 1 महीने में एक बेस्ट स्कोर हो सकता है। जैसे कि 1 शॉट वीडियोज, ऑब्जेक्टिव का, शॉर्ट क्वेश्चन का, लॉन्ग क्वेश्चन का, और वहाँ से भी अगर आप देखिएगा तो वीडियो पड़ा हुआ है, तो वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन मैच करता है। जैसे इसी बार 3 फरवरी को पेपर हुआ और उसके एक दिन पहले मैंने अपना एक लेक्चर ऑन लाइव सेशन अटेंड किया, तो उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैच किए। जो मैंने अपने एक मेरे प्रिंसिपल सर हैं, उन्होंने फ़ोन किया था कि उनके कोई रिलेटिव हैं कि कोई मैथ्स का गेसिंग है तो बताओ, तो मैंने उनको अपने यूट्यूब चैनल का लिंक दिया कि सर इस पे आज मेरा लाइव सेशन आएगा, बच्चे को बोलिए देख लेने के लिए। और जब वो बच्चा उस लाइव सेशन को अटेंड करके नेक्स्ट डे पेपर दिया, तो वो काफ़ी खुश था और मतलब सर को फ़ोन किया कि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से मैच किए। तो कहीं ना कहीं वो बच्चा जिससे मैं आज तक मिला नहीं, और हम लोगों का फ़ायदा उन बच्चों को भी मिला है। तो ये चीज़ हम लोग अपने ना यूट्यूब चैनल पे शिफ्ट करते हैं इस चीज़ को, प्लान को, ताकि बच्चा का जो 1 मंथ है ना वो काफ़ी बेहतर जाए और पेपर काफ़ी अच्छा निकले। जी सर, बहुत बच्चे को अंडर प्रेशर का सामना करना पड़ता है, इसलिए घर वालों को मतलब अभिभावकों के लिए आपका संदेश क्या रहेगा? पेरेंट्स को तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों पे अनावश्यक प्रेशर ना डालें, जिससे बच्चे के अंदर ना कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी आ जाती है, और ये कॉन्फिडेंस उनकी कमी उनको आगे बढ़ने से रोकता है। तो अनावश्यक प्रेशर ना डालते हुए उनके लिए एक सकारात्मक माहौल घर में तैयार करें, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। उनके साथ एक फ्रेंडली माहौल बना के रखा जाए, जिससे बच्चे बच्चे को ना आगे बढ़ने में मदद मिले, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जी सर, बच्चे जब एग्ज़ाम का टाइम आता है, जब उसको एग्ज़ाम हॉल में जाना होता है, उस टाइम बच्चे को क्या ध्यान देना चाहिए? परीक्षा सेंटर में जाने से पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि आधे घंटे पहले पहुँचें। उसके बाद जब एग्जामिनेशन सेंटर में अंदर चले जाते हैं, पेपर स्टार्ट होने वाला होता है, तो जो पेपर मिलता है तो उस क्वेश्चन पेपर को आप सही तरीके से पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर अभी जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें दुगना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चे सबसे पहले क्या है ना कि क्वेश्चन का सिलेक्शन, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि क्वेश्चन का सिलेक्शन से ही आपने समझिए कि आधी सफलता तो आपने यहीं हासिल कर ली होती है। तो क्वेश्चन का सबसे पहले सिलेक्शन सही से कर लीजिए। उसके बाद आप जब लिखेंगे तो पूरे अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन, क्योंकि जो कॉपी चेक कर रहे होते हैं ना, उनको सुंदर लिखावट किसी को भी पसंद आती है, सुंदरता। तो सुंदर लिखावट से ज़्यादा आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। आलतू फालतू चीज़ों से बचिएगा, और अपने आप को जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कूल एंड काम रखने का, क्योंकि बच्चे आपने साल भर पढ़ाई करी है, इसलिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रहिए और पेपर को अच्छे तरीके से लिखिए। जी सर, जैसे सर बच्चे को लगता है कि मुझे आगे बढ़ने में गणित का क्या महत्वपूर्ण है? देखिए, मैथ क्या है ना कि आपके मेंटल थिंकिंग को काफ़ी ग्रो करवाता है। उसमें आप मुझसे बोलते हैं कि किसी का बातचीत का शैली काफ़ी लॉजिकल होता है, तो ये सब जो है ना मैथिक का, अगर आप मानिए तो मैथ्स की ही देन है, जिसकी की लॉजिकल थिंकिंग काफ़ी एडवांस क्वालिटी की होती है। और इससे बच्चे क्या होता है ना कि आपको एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस भी आता है। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक समझिए कि जैसे अगर आप कोई समस्या सॉल्व कर रहे हैं, तो दूसरों से, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो दूसरों से उस समस्या को कहीं बेहतर कर सकते हैं सॉल्व। तो मैथ्स के इस तरह के चीज़ है ना, क्योंकि मैथ्स आपको कैलकुलेशन में यही सबसे चीज़ सिखाता है, समस्याओं से जूझना, समस्याओं से निकलना, समस्याओं से उबरना। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं लोग जो है अपना मेंटल थिंकिंग ग्रो करते हैं और
अंदर का कॉन्फिडेंस डेवलप होता ही होता है, जिससे इन फ्यूचर और इन लाइफ में ये सब चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी के लिए भी। जी सर। बच्चे सोचते हैं कि मैथ लेकर मैं क्या करूँगा, मैथ लिया हूँ तो मुझे कुछ हो नहीं सकता है, जैसे कि मैथ में मैं क्या बन सकता हूँ, ये भी ऑप्शन रहता है। जब 10th पास आउट करता है तो मुझे मैथ लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, उसको यही सेटिस्फाई नहीं रहता है। इस वजह से वो चाहता है कि भविष्य में मुझे मैथ लेकर क्या अवसर प्राप्त होता है। देखिए, मैथ्स का बहुत स्कोप है। अगर आप गूगल भी सर्च करेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा अप्रोचेबल और सबसे ज़्यादा अगर कोई बेस्ट विषय होगा तो वो मैथ्स ही होगा। अगर आप देखो तो हर विषय को मैथ्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, चाहे फिजिक्स को ले लो, चाहे केमिस्ट्री को ले लो, लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको किसी भी विषय की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। और जहाँ तक कि पंकज जी आपने बोला कि मैथ्स लेकर बच्चे क्या करें, तो मेरे प्यारे बच्चों को मेरी ये सलाह होगी कि आप देखो, इसमें इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हैं आप, डेटा साइंस के लिए जा सकते हैं आप, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आप जा सकते हैं, आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, आप डिफेंस में जा सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं। मैथ पे आप रिसर्च कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें जिसमें कि आप आगे अपने आप को मैथ से बढ़ा सकते हैं। जी सर। रिजल्ट का टाइम आते हैं, उस टाइम आपका पेरेंट्स क्या आपसे उम्मीद रखते हैं? पंकज जी, मेरे पेरेंट्स का मेरे से बहुत उम्मीद रहता है। जितना बच्चों के पेरेंट्स का अपने बच्चों से उम्मीद नहीं रहता, उतना मेरे पेरेंट्स को बहुत उम्मीद रहता है। जैसे कि मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहूँगा। 2023 का मैं एक बार रिजल्ट चेक कर रहा था, तो लैपटॉप लेकर, क्योंकि मैं अपने सारे बच्चों का रोल नंबर्स भी रखता हूँ, तो चेक करा तो मेरी मम्मी आई और मेरे से एक सवाल की कि क्या बच्चा टॉप किया है। मेरी मम्मी का देखिए ये सवाल अपने आप में कितना बड़ा है। मेरी मम्मी को इससे मतलब नहीं था ना कि बच्चा पास किया, उनका क्या था मेरे से कि बच्चा टॉप किया है कि नहीं। यानी सोचिए कि मेरे पेरेंट्स को भी मेरे से टॉपर बच्चे की उम्मीद रहती है। उम्मीद है। हाँ, तो है क्या कि मैं अगर मैं चाहूँ भी कि मैं अपने बच्चों को खराब पढ़ाऊँ, तो ये संभव नहीं, क्योंकि मुझे अपने घर में भी जवाब देना होता है। तो एज ए ह्यूमन, यानी कि मैं अगर एज ह्यूमन बीइंग की बात करूं, तो मेरे घर से भी प्रेशर रहता है कि मुझे बेस्ट करके दिखाना होता है, मुझे बेस्ट करना होता है, क्योंकि मेरे घर में भी सवाल पूछे जाते हैं। तो हर हाल में मेरे लिए ज़रूरी होता है कि मैं अपने बच्चों को बेस्ट करवाऊं, टॉपर्स तक लेकर जाऊं। जी सर। सर, मुझे लगता है कि आपके आपके पास कुछ टीम भी है, के साथ मिलकर टॉपर वेरिफिकेशन के लिए रेडी कर रहे हैं बच्चे को। देखिए, अगर मैं इसमें बात करूं तो मेरे मेरे टीम में सारे के सारे जो मेरे फैकल्टी हैं, वो सब के सब बेस्ट क्वालिटी वाले टीचर हैं। जैसे प्रशांत सर हिंदी, इंग्लिश और आर्ट्स के सबसे बेस्ट क्वालिटी के टीचर हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो नीरज सर केमिस्ट्री के ज़बरदस्त फैकल्टी हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो RK दुबे सर, ये बायोलॉजी के बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं। अगर इसके बाद भी मैं बात करूं फिजिक्स के सचिता सर, ये भी काफ़ी वेल क्वालिफाइड टीचर हैं। तो ये टीचरों के साथ हम लोग का जो है ना कॉम्बिनेशन काफ़ी बेहतर है, जिससे बच्चों को काफ़ी सफलता भी मिल रही है। और इससे इस कॉम्बिनेशन में बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। बच्चे अपने डाउट, अपनी सारी समस्याएं टीचरों से शेयर करते हैं बेझिझक, और टीचर भी उनको काफ़ी सपोर्ट करते हैं इसमें। जी सर। जैसे कि सर, आप संदेश बच्चों के लिए क्या होगा? बच्चों को तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप नियमित अभ्यास, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ सफलता की सारी ऊंचाइयां छू लें। मैं इसमें स्वामी विवेकानंद का एक बात कहना चाहता हूँ, इसमें उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों से मेरी यही उम्मीद रहेगी कि आप लोग जीवन की सारी ऊंचाइयां छू लें और हमेशा सफल जीवन जिए। जी सर। सर, आप अपने लाइफ में कौन 3 गलतियां किए हैं जिसे आप अभी नहीं करना चाहते हैं? पंकज जी, गलतियां तो बहुत है, लेकिन अगर उसमें 3 की बात कहूं तो सबसे पहले क्या है कि मैं ओवर थिंकिंग बहुत करता हूं, जो कि कहीं ना कहीं ये चीज़ कॉन्फिडेंस को
कम भी कर देता है। तो ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहता हूँ अब। दूसरा क्या है कि मैं बहुत जल्द ना किसी पे भी भरोसा कर लेता हूँ, तो ये भी कहीं ना कहीं मेरे लिए सही नहीं रहता है। तो दूसरों पे ज़्यादा भरोसा करके मैंने बहुत बार मैं देखा हूँ, मैं काफ़ी रिग्रेट भी महसूस करता हूँ। अगर तीसरी गलती की बात करूँ तो टाल मटोल की भी आदत मेरे में बहुत कुछ हद तक है, जो कि हालांकि मैंने इसे काफ़ी हद तक दूर भी कर दिया, लेकिन फिर भी मैं अपने लिए, हालांकि इसका मेरे प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं, कि टाल मटोल की भी आदतें हैं मुझ में। जैसे मान लो मुझे अगर मेडिसिन ही खाना है तो लगेगा चलो थोड़ी देर बाद खा लेता हूँ, और मैंने उस दिन खाता भी नहीं हूँ। तो ये चीज़ मेरे लाइफ में कहीं ना कहीं मेरे को काफ़ी हार्म भी पहुँचाता है। तो इन सब चीज़ों को मैं चाहूँगा कि ना ही करूँ तो अच्छा है। जी सर, कि मैंने देखा हूँ कि शायद सर आप अनु सर से मिले थे टॉपर वेरिफिकेशन में, तो क्या उनसे क्या क्या बातें हुए थी? हाँ, टॉपर वेरिफिकेशन 2025 में गया था तो अनु सर से मुलाकात हुई थी। तो उस समय मैं अनु सर को नहीं पहचानता था। तो जो मेरे टीचर साथ में थे, नीरज सर, उन्होंने बताया कि वो अनु सर हैं, जो कि रोड के उस तरफ खड़े थे। तो हम लोग की जान पहचान तो थी नहीं। जी। तो उधर से अनु सर जब इस तरफ आए रोड के, तो एकदम से आए और हाथ जोड़ते हुए मेरे सामने, अभिषेक सर प्रणाम। तो मैं शॉक्ड हो गया कि अरे ये सर मुझे कैसे पहचानते, मैं तो इनको पहचानता भी नहीं। तो मैंने पूछा कि सर आप मुझे कैसे पहचानते हो? तो सर बोले कि सर मैंने आपका वीडियो देखा है। तो मैंने पूछा कि भाई मेरा तो यूट्यूब चैनल उसमें उतना बड़ा तो था नहीं। तो बोला कि सर देखिए सजेशन में वीडियो आया था आपका, सर क्या गजब पढ़ाते हो आप, मस्त पढ़ाते हो सर, ज़बरदस्त, मैथ्स के एकदम किंग हो सर आप। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ याद है कि उन्होंने कहा था। और जबकि अनु सर खुद ही एक बेहतरीन टीचर हैं, और सर का ये कॉम्प्लीमेंट मेरे को अच्छा लगा कि चलो कहीं ना कहीं मेहनत की चर्चा होती है। फिर सर का ये भी था कि सर आपने 2024 में भी मैं टॉपर वेरिफिकेशन के लिए गया था। तो उनका ये था कि सर सोचिए कि आप छोटे से शहर से आ रहे हैं और वहाँ से हर साल बच्चे टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आते हैं, बच्चे टॉप पे जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक छोटे से शहर से, क्योंकि ऑनलाइन में उनका था क्या कि ऑनलाइन में बच्चे कई प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, ये पता नहीं चलता कि बच्चा रियल में किस प्लेटफॉर्म से कितना सीखा। लेकिन आपसे जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं वो तो आप ही से पढ़ रहे हैं, और वो बच्चा टॉपर वेरिफिकेशन यानी कि सही तरीके से ही वो आपका बच्चा है। तो अनु सर इस बात को काफ़ी सराह भी रहे थे। बाद में कुछ देर बाद वहाँ पे दिशा ऑनलाइन वाले संजय सर की भी मुलाकात हुई हम लोगों से। तो संजय सर भी इस बात को काफ़ी सराह रहे थे कि एक छोटे से शहर से आप लोग का लगातार टॉपर वेरिफिकेशन में बच्चों का आना, ये एक बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं एक बड़े दो दिग्गजों टीचर से एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी हम लोग को मिला। जी सर, जैसे आप आसनसोल भी पढ़ाने गए थे? हाँ पंकज जी, आपने सही सुना है, मैं आसनसोल भी गया था 2017, 18, 19, लगभग 3 साल मैंने वहाँ पढ़ाया है। वहाँ सप्ताह में एक दिन जाना होता था मैथ्स के लिए। वहाँ जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था उस इंस्टीट्यूट में मैथ्स के 3 फैकल्टी थे, और तीनों काफ़ी दमदार फैकल्टी थे। तो वहाँ बृहस्पतिवार को मेरा क्लास लगता था, तो बुधवार को मैं यहाँ से जाता था, बृहस्पतिवार क्लास लेता था, और बृहस्पतिवार रात पे मैं वहाँ से निकलता था, फिर फ्राइडे मेरा यहाँ पे क्लास होता था। मैं आसनसोल का एक वाकया भी सुनाना चाहूँगा पंकज जी आपको। वहाँ पे मेरे अलावा मैथ्स के 2 टीचर थे, सन्नी सर जो पटना के थे, और एक थे चंदन सर जो रियल में बेतिया के थे, लेकिन मुजफ्फरपुर में एक अच्छे संस्थान में पढ़ाते थे। तो वहाँ पे हुआ क्या कि एक लड़की थी अंजलि बर्नवाल। तो वो जब मैं वहाँ गया एक बार क्लास में, तो मैथ्स का एक क्वेश्चन पूछी आफ्टर मतलब क्लास के बाद। तो मैंने उसे बताया, तो वो हंसने लगी। तो मुझे ये लगा कि क्या ये गलत है जो आप हंस रहे हो? तो बोली अरे नहीं सर ये गलत नहीं है, तो सही है। तो हम बोले कि आंसर सही है ना? तो हाँ सर आंसर सही है, बढ़िया। तो हम बोले तो हंस क्यों रहे हो? तो उस समय वहाँ सन्नी सर भी मौजूद थे, मैथ्स के जो एक पटना वाले फैकल्टी थे। तो बोले कि सर ये जो क्वेश्चन है ना तो सन्नी सर से हो पाया था और ना चंदन सर से। तो उनका ये था कि ये जो क्वेश्चन ही है रॉन्ग है। हम बोले रे नहीं 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 क्वेश्चन सही है।
कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग तरह का अप्लाई होता है इसमें। तो क्वेश्चन सही था। तो ये बात वो सन्नी सर को बोली कि सर देखिए अभिषेक सर ने ये मैथ को सॉल्व कर दिया है। तो सन्नी सर, मैंने पहली बार उस दिन मेरी सन्नी सर से मुलाकात हुई थी। तो सन्नी सर चंदन सर एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। तो सीतारामपुर बगल में पड़ता है वहाँ पे। तो सन्नी सर फ़ोन कर दी चंदन सर को, अरे सर देखिए ना ऐसा है। तो क्योंकि वो क्वेश्चन चंदन सर को ही पूछा गया था, तो उनका भी यही जवाब था कि मैथ सही नहीं है। तो उस समय से आप पंकज जी विश्वास नहीं करेंगे, सीतारामपुर से बाइक से चंदन सर आ गए सन्नी सर के एक कॉल पे। अब सोचिए कि 3 मैथ्स के टीचर, पहली बार तीनों की मुलाकात एक साथ हुई। और जब ये बात हुआ भाई कि भाई ये मैथ कैसे सही है, तो मैंने उन लोग को बताया कि मैथ सर आप इस तरीके से भी सोचेंगे। तो ये बात उन लोगों ने भी एग्री किया कि हाँ इस तरीके से सोचने पे तो ये बिल्कुल सत्य सही है। और सही था, मतलब सही अप्रोच भी लगा हुआ है उसमें। तो ये बात उन लोग को काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ टीचर में भाई है जानकारी, टीचर की भी अच्छी है। तो जब इस तरह से हम देखें कि भाई अंजलि बर्णवाल जिनका ये सवाल था, उसी के बहाने समझिए कि हम लोग 3 मैथ्स के टीचर, जो कि एक दिन किसी का क्लास, मतलब हर दिन अलग अलग टीचर रहते थे, लेकिन तीनों की मुलाकात इस बहाने हो गई। ठीक है, इस बहाने जैसे कि सन्नी सर का क्लास बुधवार को था, तो वो पटना लौट जाते, लेकिन जिस ट्रेन से उनको आना था वो ट्रेन ही कैंसिल हो गई। तो चंदन सर बोले कि नेक्स्ट अभिषेक सर आएंगे तो उनके साथ आप चले जाइएगा। ठीक है, तो इसीलिए वो सन्नी सर उस दिन रुक भी गए थे और संजोग से मुलाकात भी हो गई थी। एक संजोग था, आसनसोल की एक छोटी सी घटना जो मुझे याद है। जी सर, क्या मुझे आप 2 प्रेरणादायक संदेश देना चाहेंगे? पंकज जी, हर दिन जिंदगी का जो दिन, हर दिन एक ज़िंदगी का एक नया दिन होता है। और हर नया दिन आपको एक मौका देता है कि आप जीवन में कामयाब हों। मुश्किल समय में जो इंसान डटा रहता है वही कामयाबी की शिखर तक पहुंच पाता है। दूसरा, अपनी ताकत पर भरोसा रखिए। जो आप चाहें, ज़िंदगी एक बार मिली है, उसे ज़रूर पूरा करने का पूरा प्रयास ज़रूर करना चाहिए, एक अच्छे सुनियोजित योजना के साथ, जिससे जीवन में आपकी सफलता पक्की हो सके और जीवन में काफ़ी ऊंचाइयां आप पा सकें। जी सर, थैंक यू सर।